Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम जो लास्ट लेक्चर में चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड एंगल में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे, वैल्यूज फाइंड की थी, एक पूरा का पूरा टेबल बनाया था। आज हम उस टेबल को हाइलाइट्स लिखेंगे टेबल की, जो जो हमने उससे ऑब्जर्वेशंस की हैं। आपको सबसे पहले बेसिकली करना क्या है, अपने सामने वो अपना टेबल रख लो, उससे हम ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिकली हमने वहां से सीखा क्या क्या है। तो हेडिंग लिख लो बेसिकली हाइलाइट्स ऑफ टेबल। तो जो हमारा टेबल होगा उसमें जो जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेगा वो हम लिखते जाएंगे यहां पे। जैसे कि पहला पॉइंट, अगर आप साइन थीटा वाली पूरी की पूरी लाइन देखो, साइन थीटा का अगर पूरी की पूरी लाइन देखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, ना तो कभी 1 से ज्यादा जा सकती है और ना ही -1 से कम रह सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो भी होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिखने का तरीका है, साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 से लेके 1। ब्रैकेट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दे चुका हूं। अगर आपके पास क्लोज ब्रैकेट है, मैं यहां पे दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये लिखा हो -1 से लेके 1, तो इसका मतलब है -1 को भी इंक्लूड करना है, 1 को भी इंक्लूड करना, और उसके बीच में जितनी की जितनी, ये नंबर लाइन बना लो आप। नंबर लाइन आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, इस तरफ इन्फानाइट होगा, इस तरफ माइनस इन्फानाइट होगा। ये रहा -1, ये रहा 1, तो -1 से लेके 1 इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगे। ये भी डार्क सर्कल देखो, इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर क्लोज ब्रैकेट हो तो इस तरह से लिखा जाता है। ये है -1 से लेके 1। अगर ऐसा लिखा हो, दोनों पे ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, तो उसको ऐसे बनाएंगे। ये रहा -1, ये रहा 1, -1 से लेके 1, लेकिन दोनों पे होलो सर्कल आएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें मतलब ये कि -1 एंड 1 आर इंक्लूडेड, -1 एंड 1 आर इंक्लूडेड। जब तब अगर दोनों इंक्लूडेड हैं तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, -1 एंड 1 आर एक्सक्लूडेड। यहां पे आप आंसर में -1 और 1 नहीं लोगे, उसके बीच वाली सारी वैल्यूज लोगे, ठीक है। उसी तरह करली ब्रैकेट यूज किया जाता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे ये रहा -1, ये रहा 1, करली ब्रैकेट का मतलब होता है सिर्फ ये वैल्यू और सिर्फ ये वैल्यू, एलिमेंटल वैल्यूज। एलिमेंटल वैल्यूज मतलब सिर्फ ये -1 एंड 1। इसका मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक ये दोनों इंक्लूडेड, ये दोनों एक्सक्लूडेड, सिर्फ यही दोनों। ये तीनों ब्रैकेट्स में डिफरेंस है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ब्रैकेट्स को यूज कैसे करते हैं। अगर तो इंक्लूडेड हो तो क्लोज ब्रैकेट, अगर एक्सक्लूडेड हो ओपन ब्रैकेट। अगर आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हो, ये लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे ओपन, इस पे क्लोज। इसका मतलब क्या है कि -1 इज एक्सक्लूडेड एंड 1 इज इंक्लूडेड। इसमें 1 इंक्लूडेड है, -1 एक्सक्लूडेड है। इसको मैं लिखने का जो तरीका है, -1 1, इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूं कि -1 तो एक्सक्लूडेड है, तो इस पे होलो सर्कल आएगा, 1 इंक्लूडेड है, इस पे डार्क सर्कल आएगा इस तरह से। तो ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी तरह -1 पे क्लोज ब्रैकेट आ सकता है, 1 पे ओपन आ सकता है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि -1 इज इंक्लूडेड एंड 1 इज एक्सक्लूडेड। तो जिस पे क्लोज ब्रैकेट आएगा वो आपका इंक्लूडेड है, जिस पे ओपन ब्रैकेट आएगा वो आपका एक्सक्लूडेड है, जिस पे करली ब्रैकेट आएगा तो इसका मतलब सिर्फ यही वैल्यूज है। जैसे करली ब्रैकेट 1 2 3 लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या है, 1 एंड 2 एंड 3, सिर्फ 3 ही वैल्यूज आएंगी और कुछ आंसर नहीं आएगा। तो साइन थीटा की जो रेंज आती है वो -1 से 1 के बीच में आती है। उसी तरह अगर मैं कॉस थीटा लिखूं, कॉस थीटा भी 1 या 1 से कम होता है और -1 या -1 से ज्यादा। और इसको लिखने का तरीका और क्या है, कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 से लेके 1। काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये रटा होना चाहिए आपको। थर्ड, अब बात करते हैं टेन थीटा की।
टेन थीटा में आपने काफी जगह देखा होगा नॉट डिफाइंड आ रहा है, 1/0 आ रहा है। देखो एक चीज अच्छे से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 1/(0) तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। हमने लिखा भी है 1/(0) क्या है, नॉट डिफाइंड। लेकिन जैसे मैं 0 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो 0+ आएगा। देखो 0+ का मतलब क्या होता है, 0 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा, 0.0000000, 1 करोड़ बार 0 और फिर 1 आएगा, ये होता है 0+। ठीक है, अगर आपसे कोई 1/0+ पूछेगा कितना आएगा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। 1/0+ कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि 1/00000 इनफाइनाइट बार लिखोगे तो किसी को 0 से थोड़े से ज्यादा नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नंबर काफी बड़ा आ जाएगा। रीजन क्या है, जैसे 0.1 को आप लिखते हो 1 × 10⁻⁻1, 0.01 को लिखते हो 1 × 10⁻²। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा हुआ है 1000 × 0, फिर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाए, चलो जो भी लिखा हुआ है, ये मान लो ऐसा है कुछ 10⁻⁻, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें क्या लिखना, 1 में 1/10⁻⁻, चलते गए। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो वो बन जाएगा 10 ये क्या बन जाएगा, 10 काफी बड़ी वैल्यू, ये किसको टेंड कर जाएगी, इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगी। सबसे पहली बात, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, इनफाइनाइट एक साइन होता है। साइन का मतलब, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, बड़े से बड़ा नंबर जो आप सोच सकते हो। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप मेरे को ये नहीं बोल सकते कि सर 1 करोड़ सबसे बड़ा नंबर है, मैं उसमें 1 जोड़ दूंगा और बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं आती, इनफाइनाइट सिर्फ एक साइन होता है कि बड़े से बड़ा नंबर जो आप सोच सकते हो। तो 1/0+ किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट को, और 1/0- किसको टेंड कर जाएगा, माइनस इनफाइनाइट को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1/(0) है, 1/(0) है, वो नॉट डिफाइंड होगा। 1/0+ इनफाइनाइट होगा, 1/0- का मतलब क्या है, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। अगर कोई वैल्यू 0 से छोटी है तो ये अंडरस्टूड है कि नेगेटिव है, तो ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि tan थीटा नॉट डिफाइंड आ जाता है। तो tan थीटा की रेंज जो आती है वो आती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। tan एक ऐसा फंक्शन है जो सारी की सारी वैल्यूज ले लेता है। सिमिलरली cot थीटा भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये आपके पास आ गया, इसको लिखो, फिर आगे देखते हैं। ये लिख लेना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये रही बात साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। फिर बात कर लेते हैं सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा जो वेरी करता है वो करता है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इसका रीजन सुन लो क्यों होता है ये। सीकेंट होता क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल। सीकेंट होता क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस की रेंज क्या है, रेंज बोलते हैं इस वर्ड को, रेंज, कि कॉस कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, -1 से 1। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा 1/-1 से लेके 1, कोई भी क्वांटिटी अच्छे से सोचना 1 से छोटी है और -1 से बड़ी है। या फिर कोई भी एग्जांपल ले लो 0 से 1 के बीच में, जैसे 1/7 है, 1/7 है। 1/7 क्या है, 1 से छोटा है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, -1 से 1 तक क्वांटिटीज हैं, लेकिन उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा और -1 से कम, 1 से ज्यादा -1 से कम, 1 से ज्यादा -1 से कम। तो कोई क्वांटिटी अगर -1 और 1 के बीच में है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा, 1 से ज्यादा -1 से कम। सेम कंसेप्ट लगेगा कोसेकेंट थीटा के लिए। जो कॉसेक थीटा है
जो आपके पास कॉसेक थीटा है वो माइनस इन्फानेट से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानेट तक। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ वो बताया था कि आपको चारों के चारों क्वाड्रेंट के बारे में अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। हमने जो नामकरण किया था, इसको 1 बोला था, इसको 2 बोला था, इसको 3 बोला था, इसको 4 बोला था। बार बार मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं इन क्वाड्रेंट्स पे, ताकि आपको ये लाइंस पे जो एंगल आ रहे हैं वो याद हो जाए कि कौन कौन से एंगल आते हैं। यहाँ पे अगर आपको याद हो 0 आता है, 2 पाई आता है, 4 पाई आता है, चलते जाओ, पीछे चला जाओ तो -2 पाई आता है, -4 पाई आता है। अगर अच्छे से देखोगे तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करो तो 2n पाई एंगल आता है। यहाँ पे अगर आपको याद हो -पाई आता है, फिर पाई आता है, फिर 3 पाई आता है, फिर 5 पाई आता है। अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इवन में एक जोड़ दिया तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, इवन में एक जोड़ दिया तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। ऊपर की बात करूं, यहां पे मैं अच्छे से बता चुका कि 4n + 1 π/2 आता है, यहां पे 4n - 1 π/2 आता है। n हर जगह क्या है? इंटीजर है। n को इंटीजर रखना और कुछ फ्रैक्शन वगैरह 1/2 1/3 मत रखना, n हमेशा क्या है? इंटीजर। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे साइन क्या होता है, यहाँ पे साइन क्या होता है, अगर अच्छे से और ऑब्जर्वेशन से लिखें हम, यहाँ पे साइन क्या होता है? इस एंगल पे 0 होता है। इधर भी साइन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन 0 है, यहाँ पे साइन होता है 1, थीटा कितना रख दोगे? 90। ठीक है, या फिर 4n + 1 π/2। यहाँ पे साइन क्या होता है? -1। तो ये मैं अभी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपसे पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन पूछी जाए तो ये क्या है? इवन। ये क्या है? ऑड। इवन और ऑड को मिला दोगे, इवन और ऑड को मिला दोगे तो सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा? n पाई होता है। तो इस पूरी की इक्वेशन क्या होती है? n पाई। इस पूरी की इक्वेशन क्या होती है? 2n + 1 π/2। 2n + 1 क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। ये थी बात साइन की। रेड में मैं लिख रहा हूं कॉस के बारे में। यहां पे कॉस होता है 1, यहां पे इस पूरी लाइन पे देखो, साइन इस पे 0 होता है, कॉस इस पे 0 होता है। साइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 होता है, दोबारा फिर बोलो सभी, साइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 होता है, कॉस वर्टिकल लाइन पे 0 होता है। तो कॉस यहां पे भी 0, कॉस यहां पे भी 0। यहां पे कॉस 1 है तो यहां पे कॉस होता है -1। ये थी बात कॉस की। मैं सिर्फ साइन कॉस tan की बात करूंगा, बाकी आप अपने आप निकाल लेना, क्योंकि वो क्या है? उसके रेसिप्रोकल है। अब बात करते हैं tan की। तो अगर आप यहां पे tan थीटा की बात करो, दिस अपॉन दिस क्या होता है? साइन होता है। तो 0/1 0। अगर यहां पे 0 तो यहां पे भी क्या आएगा? 0। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन भी 0 होता है, tan भी 0 होता है। यहां पे tan की बात कर लें, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो अगर यहां पे भी tan कितना होगा? -1/0 नॉट डिफाइंड। तो वर्टिकल लाइन पे tan क्या होता है? नॉट डिफाइंड। हॉरिजॉन्टल लाइन पे tan 0 होता है, वर्टिकल लाइन पे cot 0 होता है। क्योंकि cot 0 क्यों होता है? क्योंकि cos 0 होता है। cot होता है क्या? cos अपॉन साइन। अब इसको मैं फिर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना हूं सारा का सारा। वैसे मैं लिखवा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार सारा एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, ताकि आप जब भी रिवाइज करो आपको एक जगह पे मिले सारा। ये पूरी लाइन पे साइन 0 है, ये पूरी लाइन पे एंगल कौन से आते हैं? n पाई। तो साइन ऑफ n पाई कितना होता है? 0। सबसे पहले पूरी साइन की बात कर लेते हैं, फिर पूरे कॉस की बात कर लेंगे, फिर पूरे tan की बात कर लेंगे। साइन 0 है। अब अंडरस्टूड है कि साइन 0 है जहां पे, वहां पे कोसेकेंट नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि कोसेकेंट क्या होता है? 1/sin। 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो वो मैं लिखूंगा नहीं, आपको खुद से समझना। खुद चाहो तो अगर लिखना हो तो लिख लेना साइन। अच्छा, वर्टिकल साइन ऊपर एंगल कौन सा आता है? 4n + 1 π/2। यहां पे साइन क्या है? 1। नीचे साइन ऑफ 4n - 1
पाई बाय 2 कितना होता है -1। ये हमने बात किसकी की, साइन की। अगर आपने साइन की बात की तो यहां पे कुछ सीकेंट लिख सकते हो। कुछ सीकेंट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा नॉट डिफाइंड, इसका 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 7th में देखते हैं। अब कॉस की बात करते हैं। कॉस में इधर वैल्यू और है, इधर वैल्यू और है, तो इधर की मतलब 2n पाई। कॉस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1 आता है। कॉस ऑफ 2n + 1 पाई -1 आता है। इस पूरी लाइन पे कॉस 0 होता है। ये पूरी लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं वो आती है 2n + 1 पाई बाय 2। तो कॉस ऑफ 2n + 1 पाई बाय 2 ये 0 के इक्वल आता है। तो ये बात हुई कॉस की। अगर मैंने कॉस की बात बता दी तो सीकेंट की बात अपने आप अंडरस्टूड हो गई। सीकेंट यहां पे क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1। सीकेंट यहां पे क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल -1। सीकेंट यहां पे इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा। फिर tan की बात करते हैं। tan मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर आप tan ऑफ n पाई देखते हो तो tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो 0 पॉइंट समथिंग 0। फिर आता है tan ऑफ 2n + 1 पाई बाय 2, यानी कि इस लाइन पे tan क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये आपके पास tan के आंसर्स भी आ गए। सेम कंसेप्ट आप कॉट भी फाइंड कर सकते हो, सीकेंट को सीकेंट सब कुछ फाइंड कर सकते हो। तो इतना लिखो, फिर हम आगे देखते हैं और कुछ अगर हमारे पास है लिखवाने के लिए। बस इतना याद रखना, हर जगह पे n क्या होता है, इंटीजर। ये लिखते रहना, स्पेशली ऊपर लिख लेना सबसे कि n इसमें क्या रहता है, इंटीजर रहता है। लिखो इसे। अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा और लिखवा देता हूं, कॉट भी लिख ही लेते हैं। चलो, यहां पे कॉट क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यहां पे भी कॉट क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यहां पे कॉट क्या होगा, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 हो जाएगा। यहां पे कॉट थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो वर्टिकल लाइन पे कॉट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे tan 0 होता है। सबसे पहली बात, आपको 1 2 3 4 पे जो जो एंगल्स आते हैं वो पता होना चाहिए। 1 पे आता है 2n पाई, 2 पे आता है 4n + 1 पाई बाय 2, 3 पे आता है 2n + 1 पाई और 4 पे आता है 4n - 1 पाई बाय 2। पूरी की पूरी x एक्सिस पे आता है n पाई, पूरी की पूरी y एक्सिस पे आता है 2n + 1 पाई बाय 2। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि साइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 होता है। याद कैसे करना है, साइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 है, साइन 0 कितना होता है, 0। तो 0 कौन सी लाइन पे आता है, हॉरिजॉन्टल। अगर साइन 0 है तो अंडरस्टूड है tan भी कितना होगा, 0 होगा। साइन 0 tan 0, तो इसके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। तो आपको सब कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ साइन याद रखना है। साइन याद है तो tan अपने आप याद हो गया, साइन याद है, tan याद है तो उसका रेसिप्रोकल अपने आप याद हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन 0, वर्टिकल लाइन पे cos 0। अब cos 0 है तो cot अपने आप 0 हो गया, cos 0 है, cot 0 है, तो इनके रेसिप्रोकल क्या हो गए, नॉट डिफाइंड हो गए। तो इस तरह से आप सारी की सारी वैल्यूज बड़े ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। बस ये आपको जहां भी आप पढ़ते हो इस टेबल को, इस जो डायग्राम है इसको सामने चिपका लेना, धीरे धीरे अपने आप सारा याद हो जाएगा, क्योंकि ये काफी जगह काम आएगा। आने वाले टाइम में मैं सीधा बोला करूंगा यहाँ पे साइन कितना होता था, यहाँ पे साइन कितना होता था, तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली कि साइन की वैल्यूज क्या क्या आएंगे। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाइलाइट्स ऑफ टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में छिपी होनी चाहिए सब कुछ।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड circumcenter of triangle with sides। ट्राइंगल की साइड्स गिवन है 17, 15, 8। या तो इसका फाइंड कर दो या फिर 12, 35, 37, किसी भी एक का फाइंड कर देते। एक का मैं फाइंड करवा देता, एक का खुद से कर लेना। 17, 15 ये बेसिकली मतलब क्या है कि 3 साइड्स हैं, एक की लेंथ 17 है, एक की 15 है, एक की 8 है। इसका आपको डिस्टेंस निकालना है ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर के बीच में। सबसे पहली बात तो आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि ऑर्थोसेंटर क्या होता है। ऑर्थोसेंटर का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ, वैसे तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन जब आएगा, लेकिन यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि होता क्या, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, देखो एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। एल्टीट्यूड का मतलब किसी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल गिरा दो। ये रहा, ये मान लो डी है, ये मान लो ई है, ये एफ है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90। तो जहां पे ये पॉइंट मिलेगा उसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर को एच से लिखा जाता है, ऑर्थोसेंटर को एच से लिखा जाता है, याद रखना, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये था इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। सेकंड आता है फिर सर्कमसेंटर लिख लेते हैं। सर्कमसेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का बेसिकली देखो मतलब क्या होता है, आपने बचपन में किया होगा। आप ऐसे करते थे, कॉम्पस रखते थे, यहां पे निशान बनाते थे, फिर इधर बनाते थे, फिर इधर को रखते थे। तो ये बेसिकली करती क्या थी लाइन, इसको एक तो बाइसेक्ट कर देती है, और कैसे करती है, परपेंडिकुलर। एक तो बाइसेक्ट करती है, एक परपेंडिकुलर। उसी तरह यहां पे एक लाइन आती है, इसको बाइसेक्ट करती है एक तो, और दूसरा परपेंडिकुलर। एक लाइन यहां पे आती है, एक तो इसको बाइसेक्ट कर रही है और दूसरा परपेंडिकुलर। जो इनका पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्शन मतलब जहां पे लाइन कट करती हैं, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर को ओ से लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ऑर्थोसेंटर को ओ से लिखा जाता है, ऑर्थोसेंटर को एच से लिखा जाता है, सर्कमसेंटर को ओ से लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बाकी भी लिखवा देता हूं, यहां पे तो चलो 2 चीजों का काम आ रहा है। इसके बाद आपने सेंट्रॉइड सुना होगा वर्ड। सेंट्रॉइड का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन अगर मैं बताऊं तो इसको जी से लिखा जाता है। तो मीडियन का मतलब बेसिकली होता क्या, देखो ए बी सी, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, तो ये मीडियन हो गया इसका। इस वर्टेक्स से इसको तोड़ दिया 2 पार्ट्स में। सिमिलरली तो ये जो पॉइंट इसका इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑर्थोसेंटर, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सर्कमसेंटर। इसको आगे और लिख लेना, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल लिख लेना। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस सेंट्रॉइड। फिर आता है इंसेंटर। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। नाम से क्लियर होना चाहिए बस आपको, नाम से पहली बात तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर नाम से चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ एंगल
बाइसेक्टर्स, तो इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा, मान लो ये डी है तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, ये ई है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, मान लो ये एफ है तो ये जो एंगल आना चाहिए और ये एंगल आना चाहिए, दोनों इक्वल आना चाहिए। और जो इनका इंटरसेक्शन आता है, आई से लिखा जाता है उसको, कैपिटल आई, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ, इन सेंटर बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। देखो जब भी हम वर्टेक्स लिखते हैं, कोई भी पॉइंट लिखते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जब भी साइड की लेंथ लिखते हैं, जैसे ए के सामने कुछ भी लेंथ लिखनी हो, उसको हमेशा स्मॉल लेटर, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, उससे लिखा जाता है। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, ये 15, 17, इसको अगर आप पाइथागोरस लगाओगे, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17, 289, 17 का स्क्वायर आने वाला है 289, 15 का स्क्वायर आएगा 225, 8 का स्क्वायर आएगा 64, इन दोनों को ऐड करो, 5 और 4 9, 6 और 2 8, तो ऐसा बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर इसमें पाइथागोरस लग रही है तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 17, तो वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद कोई भी दो साइड्स ले लो, 8 और 15। अब इसमें उसने सर्कम सेंटर, और देखो राइट एंगल ट्राइंगल में लिख लेना, अभी लिखना, राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे एंगल 90 डिग्री बनता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। क्योंकि अभी मैंने ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन बताई थी। ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या है, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री गिराया, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री गिराया, तो जो ये पॉइंट आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। और जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, ये मेरा क्या हो गया, ऐसे इसको मैं एच से लिख लेता हूं, ये होता है मेरा सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। ये क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो बाइसेक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा बीएस और परपेंडिकुलर को इससे। ऐसा क्यों होता है, देखो अगर आप इसे डायमीटर मान के एक सर्कल बनाओगे, अगर आप इसे डायमीटर मान के सर्कल बनाओगे तो वो एच पॉइंट से पास करेगा। क्यों, क्योंकि डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री एट दिस सर्कमफ्रेंस, तो ये पॉइंट पक्का सर्कमफ्रेंस पे लाई करता ही होगा। ये आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस। तो डायमीटर का मिड पॉइंट हो गया, जो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तीनों क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। अब इस सर्कल को, ग्रीन वाले सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कल जो इसके तीनों के तीनों वर्टेक्स से पास करे। लिख लेना, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करे उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। और जो उसका सेंटर होता है, ये उसका सेंटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से ये दूरी कितनी है, उसका सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर की दो डेफिनेशंस आ गई, एक तो इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल इज आल्सो कॉल्ड सर्कम सेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में स्पेशली याद रखना, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो आपका ऑर्थो सेंटर होता है, और जहां पे हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो आपका क्या होता है, सर्कम सेंटर। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, दोबारा फिर मैं यहां पे बना रहा हूं। ये था सर्कम सेंटर, इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसका मिड पॉइंट आया था ओ। आपसे ये दूरी पूछिए, तो अभी मैंने बताया ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये पूरी दूरी थी 17, तो अगर ये तीनों इक्वल है तो ये इसकी आधी हो जाएगी। हाफ कितनी हो गई, 17/2। अगर ये 17/2 है तो ये भी कितनी हो गई, 17/2। तो जो आपके आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 17/2 के इक्वल। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो।
काफ़ी केसेस में ऐसा होगा कि जब तक अभी हम चलेंगे मैक्सिमम टाइम राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अगर नहीं बन रहा तो वो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी रैंडम ट्रायंगल कोई भी गिवन है उसमें भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी के भी बीच, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, या फिर एक सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक आएगा पूरे का पूरा, उसमें भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का काम बेसिकली आपको करना क्या है, सारे का सारा टेबल आपको लिख के अपने सामने चिपका लेना है और अगले कम से कम 1 वीक के लिए आपको उसको सामने रखना है और डेली सुबह उठ के 5 मिनट के लिए कम से कम उसको रिवाइज करना। धीरे धीरे सारा कुछ रट जाएगा, कुछ भी चिंता नहीं आएगी। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क मैं दे देता हूँ अगर कुछ हुआ तो। कंपाउंड एंगल की मॉड्यूल में स्पेशल डीपीपी 1 स्पेशल डीपीपी 1 कंपाउंड एंगल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी कर सकते हो, 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, सारे के सारे स्पेशल डीपीपी 1 कंप्लीट, 9, 10, 11 जो भी है सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, सब्र रखना थोड़ा सा, ये मत सोचना कि सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। फिर मैं बता रहा हूँ बंसल क्लासेस की शीट इंडिया की टफेस्ट शीट है IIT JEE के लिए, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जितना प्रॉब्लम्स का सामना करते करते आप सीखते जाओगे, धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। हम चाहें तो शीट्स बिल्कुल आसान रख दें, NCERT लेवल का करवा दें, लेकिन उससे आप कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर आप मुश्किल रास्तों पे चलोगे तो धीरे धीरे जिस दिन आप आसान रास्तों पे चलोगे तो आपके ऑटोमेटिकली आपको वो बिल्कुल आसान लगेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब अभी थोड़ा सा आपको उस पाथ पे जाने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आपको मज़ा आने लगेगा सब में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर करो ताकि वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।